हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज है बिहार ड्रेसर का नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं, ठीक है, जो कि एक महा मैराथन होने वाला है। तो हम लोग जो है उस क्लास को आज करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, सपने वहीं सच होते हैं जिनके लिए नींद त्याग की जाती है। अब सरकारी नौकरी होगी आपकी मुट्ठी में, ठीक। तो राठौर एजुकेशन पॉइंट लाया है बिहार ड्रेसर सूर्या बैच, जो कि बन चुका है बिहार के छात्रों की पहली पसंद। सरकारी नौकरी की गारंटी के साथ यह है आपका सुनहरा मौका अपने सपनों को साकार करने का। सही गाइडेंस प्लस मेहनत इज इक्वल टू पक्की सरकारी नौकरी है। तो सबको पता ही है, हर छात्र का पहला पसंद हो गया अभी हमारा सूर्या बैच, ठीक है। तो सिर्फ एक सही फैसला बदल सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी। तो देर मत कीजिए, अभी जल्दी जाइए और जल्दी से अपने सपने को हकीकत में बदल दिए और जा करके हमारा जो है सूर्या बैच ज्वाइन कीजिए। उस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो उस बैच में जो है आप लोगों को मिलने वाला है डेली लाइव क्लासेस, ठीक है। लाइव क्लासेस के साथ अगर आपको क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस, कंप्लीट PDF नोट्स, कंप्लीट सिलेबस वाइज पढ़ाया जाएगा, बायलिंगुअल क्लास होगा और टेस्ट सीरीज भी आप लोगों का जो है इसी में आप लोगों का इंक्लूडेड रहेगा। और बैच का फ़ी कितना है, तो बैच का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 499 है, ठीक है। बैच का फ़ी कितना है, तो बैच का फ़ी सिर्फ और सिर्फ 499 है, ठीक। अब बैच ज्वाइन कैसे करना है, तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर से जा करके राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप जो है आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और फिर वहाँ से जो है आप लोग जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप हो गया। अब आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, तो वो देखिए, आप लोगों को इसी बैच में आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ भी मिल जा रहा है। अब बैच ज्वाइन करने में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आपकी स्क्रीन पे जो ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज करके आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ क्या है, तो टेस्ट सीरीज़ में देखिए आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। उसमें MCQs हैं प्रैक्टिस के लिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, एक मिनट, अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों का जो है वेट एक मिनट, तो आप लोगों का क्या है, तो आप लोगों का इसमें क्या है, तो आप लोगों का इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्ड आंसर की भी है, ठीक है। आप लोगों के टेस्ट सीरीज़ में फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो भी स्टूडेंट्स की पूरी परीक्षा का अनुभव देगा और प्रत्येक महत्वपूर्ण अध्याय के छोटे रिवीजन टेस्ट भी हैं, जो कि आप लोगों को कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को अलग से कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ मतलब आपको कोर्स खरीदना है, उसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ भी फ्री मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है एनाल्जेसिक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में और एंटीसेप्टिक के रूप में। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ कैसे करते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ एक कीटनाशक के रूप में होता है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है, क्योंकि जो घावों को साफ और इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करता है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, यकृत, आमाशय, थायराइड। तो शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर। लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, जो कि क्या करता है, तो जो कि बाइल जूस बनाता है और जो भी जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको निष्क्रिय करता है। कौन करता है, तो लीवर हमारा, यकृत, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, रोगी को दवा देना, रोगी को ऑपरेशन के लिए तैयार करना, रोगी को स्थिर करना, रोग की पुष्टि करना। तो प्राथमिक उपचार का मेन एम क्या है, तो प्राथमिक उपचार का मेन ही एम यही होता है कि वो जो भी स्थिति है उसको नियंत्रित करे, रोगी का जान बचाए और आगे के चिकित्सा के लिए उसे स्थिर करना होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो रोगी को स्थिर करना। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है रोगी को स्थिर करना, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार में क्या किया जाता है, प्रभावित अंग को हिलाना, प्रभावित स्थान पर गर्म पट्टी लगाना, प्रभावित अंग को स्थिर करना, घाव को धोना। तो अगर हड्डी टूट गई है तो हड्डी टूटने पर हम लोग फर्स्ट एड में क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, तो हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। तो हम लोग उस अंग को स्थिर करेंगे, ताकि जो है उसे स्थिर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो स्प्लिंट या पट्टी वहाँ पर लगा देंगे ताकि वो स्थिर होगा, ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं और फिर वो ज़्यादा और हानि नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि थर्मामीटर से शरीर का तापमान कहाँ मापा जाता है, हाथ पर,
छाती पर, जीभ के नीचे, नाक में। तो थर्मामीटर होता क्या है? तो थर्मामीटर क्या होता है? तो बुखार का सही टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है। तो सही टेम्परेचर हम लोग कहाँ से लेते हैं? थर्मामीटर कहाँ लगाते हैं? तो जीभ के नीचे। जीभ के नीचे लगाने से थर्मामीटर को सटीक तापमान हमें मिल जाता है। ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि टेटनस रोग का कारण है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो हमारा टेटनस रोग का हमारा कारण क्या है? तो टेटनस रोग का कॉज है हमारा बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, जो कि गंदगी वाले घाव से शरीर में प्रवेश करता है। तो क्या होता है? तो टेटनस। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 30 से 40 बार, 50 से 60 बार, 72 बार, 100 बार। तो मुझे लगता है इसका आंसर सबको लगभग पता होगा। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, 72 बार जो है 1 मिनट में हृदय धड़कता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है? 1 से 2 मीटर, 1 से 2 लीटर, 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में उसके शरीर का कितना होता है? तो व्यक्ति के शरीर के लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ABC नियम प्राथमिक चिकित्सा में किसे दर्शाता है? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, आर्म, ब्रेन, चेस्ट, एलर्जी, बर्न, कट, एक्शन, ब्लड, केयर। तो प्राथमिक उपचार में ABC का अर्थ क्या होता है? तो एयरवे का मतलब क्या हुआ? तो वायु मार्ग खोलना, ब्रीथिंग सांस की जांच, ठीक, और सर्कुलेशन रक्त संचार की जांच। तो ABC किसके लिए स्टैंड करता है? तो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन के लिए। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी व्यक्ति को अचानक बेहोशी आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे दवा देना, पानी पिलाना, उसकी सांस और नाड़ी की जांच करना, उसे बैठा देना। तो अगर कोई भी व्यक्ति अचानक से बेहोश होता है तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग ABC करेंगे। ABC का भी हमने मतलब क्या जाना? तो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। तो क्या करेंगे? तो उसकी सांस और नाड़ी की जांच करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को बेहोश होता है तो। ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि बुखार की अवस्था में कौन सी दवा दी जाती है? पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, इंसुलिन। तो जब बुखार आता है तो हम लोग किस तरह की दवा देते हैं? तो एंटीपायरेटिक दवा देते हैं। एंटीपायरेटिक बुखार कम करने वाली दवाएं होती हैं। तो कौन सी दवा हम लोग देंगे? तो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक दवा है, तो जो कि बुखार की अवस्था में हम लोग देते हैं। ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन किसी चोट लगने पर सूजन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? गर्म पानी से सेक, ठंडी पट्टी लगाना, मलहम लगाना, कुछ नहीं करना। तो अगर कहीं भी चोट लगता है और वहाँ पर सूजन है तो हम क्या करने की सलाह देते हैं? तो ठंडी पट्टी, कोल्ड कॉम्प्रेस करने से क्या होगा? तो सूजन और दर्द दोनों से आराम मिलता है। तो क्या करते हैं हम लोग? तो ठंडी पट्टी लगाते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि थर्मामीटर का उपयोग से पहले और बाद में किस में धोना चाहिए? पानी, एथेनॉल, डेटॉल और सेवलॉन। तो हम लोगों को थर्मामीटर का यूज़ करके फिर उसको किस में धोना चाहिए? तो उसको हम लोग एथेनॉल में धोना चाहिए। एथेनॉल में क्या होगा? तो वो संक्रमण से बचाने के लिए जो है थर्मामीटर को हम लोग एथेनॉल से साफ करते हैं। ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि उल्टी रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? पैरासीटामोल, मेटाक्लोप्रामाइड, टेट्रासाइक्लिन, आइबुप्रोफेन। तो उल्टी रोकने के लिए हम लोग किस तरह की दवा देते हैं? तो एंटी एमेटिक कहते हैं। जो जब भी दवाई उल्टी को रोकती है उसे एंटी एमेटिक कहते हैं। तो इसमें से कौन सी दवा एंटी एमेटिक है? तो हमारा मेटोक्लोप्रामाइड जो है एक एंटी एमेटिक दवा है जो कि उल्टी रोकने के लिए हम लोग देते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि सलाइन का उपयोग कब किया जाता है? सिर दर्द में, निर्जलीकरण में, आँखों की जलन में और खांसी में। तो सलाइन का यूज़ कब किया जाता है? तो सलाइन का यूज़ कब होगा? जब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा। तो क्या होगा हमारा और सही ऑप्शन? तो निर्जलीकरण में। तो सलाइन क्या करेगा? तो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करता है। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मल्टीविटामिन्स किसके लिए उपयोगी होते हैं? ऊर्जा देने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए,
खून बढ़ाने के लिए, विटामिन की कमी पूरा करने के लिए। तो मल्टीविटामिन्स किसके लिए यूज़फुल होते हैं? तो विटामिन की कमी पूरा करने के लिए, ठीक है। मल्टीविटामिन्स विटामिन की कमी को पूरा करते हैं, वो विभिन्न विटामिन की कमी को दूर करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? तो मल्टीविटामिन्स। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पट्टी बदलते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? दस्ताने पहनना, घाव को छूना, दवा लगाना, घाव को धोना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? दस्ताने पहनेंगे ताकि जो है इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? नेब्यूलाइजर, थर्मामीटर, नोजल कैनुला, स्ट्रेचर। तो हम लोग कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं? तो हम लोग नोजल कैनुला ऑक्सीजन देने वाला एक नॉर्मल क्या होता है? तो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नाक के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। नोजल कैनुला देते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर की सामान्य रक्तचाप सीमा क्या है? 120/80 mmHg, 100/60 mmHg, 140/90 mmHg और 160/100 mmHg। तो मानव शरीर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर सीमा क्या है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर सीमा है हमारा 120/80 mmHg, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेचर का उपयोग कब किया जाता है? दवा देने में, खून लेने में, मरीज को लाने ले जाने में, पट्टी बांधने में। तो स्ट्रेचर का यूज़ कब होता है? अगर आप लोग हॉस्पिटल्स गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रेचर का यूज़ मरीज को लाने और ले जाने में होता है, ठीक है। जो भी मरीज चल फिर नहीं सकते या फिर गंभीर स्थिति में है तो उनको जो है स्ट्रेचर पर लेटा करके यहाँ से वहाँ लेके जाया जाता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? लाल, हरा, काला और सफ़ेद और नीला। तो कैसा होता है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो ऊपरी भाग होता है वो सफ़ेद होता है और नीचे का भाग हमारा काला होता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सी, काला और सफ़ेद, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सलाइन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो हमारा सलाइन टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो सलाइन टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो NS नॉर्मल सलाइन, DNS डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन और RL रिंगर लैक्टेट, ठीक है। तो ये 3 तरह के सलाइन होते हैं, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि बेड सोर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेड सोर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मरीज को एक ही स्थिति में रखना, बार बार स्थिति बदलना, बर्फ लगाना, भोजन बंद कर देना। तो बेड सोर से बचने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो लंबे समय तक अगर एक व्यक्ति जो है एक ही स्थिति में सोते रहेगा तो उससे जाहिर सी बात है कि बेड सोर होगा। तो बेड सोर हमें प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? तो उसको बार बार स्थिति बदलना है, उसके सोने के पोजिशंस को जो है हमको बदलते रहना है ताकि जो है बेड सोर ना हो, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पट्टी बांधने की विधि क्या कहलाती है? बेड मेकिंग, बैंडेजिंग, ड्रेसिंग और एनालाइजिंग। तो अगर घाव को कवर करना या फिर मतलब उसको स्थिरता प्रदान करने में हम लोग क्या करते हैं? तो पट्टी बांधते हैं। तो पट्टी बांधने के हम लोग प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो बैंडेजिंग, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो बैंडेजिंग, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि IM इंजेक्शन किस स्थान पर दिया जाता है? IM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंट्रामस्क्यूलर, नस में, त्वचा के नीचे, मांसपेशी में, पेट में। तो IM का हमारा फुल फॉर्म क्या है? तो इंट्रामस्क्यूलर। तो हम लोग कहाँ देंगे? तो यानी कि हम लोग उसे मांसपेशी में देंगे। IM का अर्थ ही इंट्रामस्क्यूलर यानी मांसपेशी में देने वाला इंजेक्शन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य मानव शरीर का तापमान क्या होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है? तो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि सिरिंज की इकाई होती है? मिलीग्राम, मिलीलीटर, लीटर और ग्राम। तो सिरिंज
को किस में नापा जाता है? तो सिरिंज में कोई भी दवा अगर हम लोग लेते हैं तो उसका हम लोग किस में मापते हैं? तो मिलीलीटर में। आप लोगों ने ध्यान से अगर सिरिंज को देखा होगा तो उसमें ऐसे ml करके लिखा रहता है, ठीक है, 2 ml 3 ml, तो वो सिरिंज का हम लोग उसमें दवा इसी तरह से हम लोग नापते हैं, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि इंजेक्शन लगाने से पहले त्वचा को किससे साफ किया जाता है? डेटॉल, एथेनॉल या स्पिरिट, पानी, सेवलॉन। तो इंजेक्शन लगाने से पहले साइट को साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है? ताकि जो है इन्फेक्शन ना फैले, ठीक। जब भी हम लोग इंजेक्शन इंसर्ट करें तो उसके साथ साथ इन्फेक्शन भी जो है बॉडी में इंसर्ट ना हो, इसलिए हम लोग जो है पहले उसे साफ करते हैं। तो किससे साफ करते हैं? तो एथेनॉल या स्पिरिट से, ठीक है। एथेनॉल या स्पिरिट से पहले हम लोग उस एरिया को साफ कर लेते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि यदि रोगी की नाड़ी नहीं चल रही है तो क्या करना चाहिए? पानी पिलाना, CPR देना, ऑक्सीजन बंद करना और स्ट्रेचर पर लिटाना। तो अगर कोई रोगी की जो है नाड़ी पल्स रेट नहीं मिल रही है तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत CPR देना स्टार्ट करेंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो कि क्या है? तो जो कि एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है, जो कि नाड़ी और जब भी अगर सांस रुक जाती है तब देते हैं, ठीक है, CPR। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि दस्त के समय कौन सा घोल देना चाहिए? सलाइन, ORS, ग्लूकोज, दूध। तो हम लोगों ने ये काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया होगा, अगर जब दस्त लगता है तो बॉडी में क्या होता है? तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? तो ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जब अगर पानी शरीर में जाएगा तो पानी और नमक की कमी को पूरा करेगा, ठीक है। तो उससे जो है दस्त ठीक होगा और इंसान का जो डिहाइड्रेट हुआ है वो रिहाइड्रेट होगा बॉडी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि आमतौर पर BP की जांच के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, BP मशीन और पल्स ऑक्सीमीटर। तो आमतौर पर अगर हम लोगों को BP की सिक्का लेना है तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो BP मशीन का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक। इससे क्या करते हैं? तो इससे हम लोग BP जो है मेज़र करते हैं, ठीक, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक, स्फिग्नोमैनोमीटर। और इसके साथ हम लोग स्टेथोस्कोप का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पैथोजेनिक जीव क्या होते हैं? उपयोगी, हानिकारक, पौष्टिक और निष्क्रिय। तो जो पैथोजेनिक जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? तो पैथोजेनिक सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, तो वो हानिकारक होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं? तो वो हानिकारक होते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि कैंची को बांधने का यंत्र क्या कहलाता है? क्लैंप, ट्रे, ड्रेसेज और पाउच। तो कैंची को बांधने का जो यंत्र होता है वो हम लोग क्या कहलाता है? तो क्लैंप, ठीक है। क्या कहलाता है? क्लैंप, ठीक। सर्जरी में कैंची और जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स को क्लैंप से जो है स्थिर किया जाता है, क्लैंप। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लव्स पहनने का उद्देश्य क्या है? हाथ को गर्म रखने के लिए, फैशन के लिए, संक्रमण से बचने के लिए, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए। तो ग्लव्स को पहनने का मेन मोटिव क्या होता है? तो मेडिकल क्षेत्र में हम लोग ग्लव्स का यूज़ क्यों करते हैं? तो ताकि रोगी और जो भी कर्मी हैं, उन जो भी मतलब गए हैं वो काम करने, तो उन दोनों को संक्रमण से बचाने के लिए हम लोग जो है ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो संक्रमण से बचने के लिए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मरीज की गोपनीयता को क्या कहा जाता है? पब्लिक शेयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, सोशल सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन। तो जो मरीज का अपना निजी जानकारी होता है उसको गुप्त रखा जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है हम लोग गोपनीयता रखने को कहते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर के निर्देश पर दवा देने को क्या कहते हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रिस्क्रिप्शन और फॉर्मूला। तो डॉक्टर द्वारा जो भी लिखी गई दवा होती है, दवा की पर्ची होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। इसी के अनुसार जो है मरीज को हम लोग दवा देते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त,
26 जनवरी और 5 जून। तो स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वच्छता दिवस जो है महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। उसी दिन जो है स्वच्छता अभियान स्टार्ट भी हुआ था। तो कब है? तो 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर जो है इसका हमारा राइट आंसर होगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि दस्तावेजों को संधारित करना किसकी जिम्मेदारी होती है? मरीज की, डॉक्टर की, नर्सिंग स्टाफ या ड्रेसर की और फार्मासिस्ट की। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अच्छे से रखना कि किसकी एक जिम्मेदारी है? तो नर्सिंग स्टाफ और ड्रेसर की, ताकि मरीज की देखभाल में जो उससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड हैं उनको सुरक्षित रखना एक नर्सिंग स्टाफ और ड्रेसर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ऑपरेशन के पहले रोगी को खाने से क्यों मना किया जाता है? डॉक्टर के आराम के लिए, क्योंकि एनेस्थीसिया के समय उल्टी हो सकती है, भोजन महंगा होता है, नियम है। तो खाली पेट रहने से क्या होगा? तो खाली पेट रहने से एनेस्थीसिया के दुष्प्रभाव जैसे कि उल्टी, सांस की रुकावट से बचा जा सकता है अगर व्यक्ति जो है खाली पेट रहता है। तो क्योंकि एनेस्थीसिया देते के समय उल्टी होती है, ठीक, इसी के कारण जो है ऑपरेशन के पहले रोगी को खाने से मना किया जाता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ऑपरेशन के बाद की देखभाल को क्या कहते हैं? प्री ऑप, पोस्ट ऑप, मिड ऑप और सर्जिकल केयर। तो ऑपरेशन के बाद की देखभाल को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि पट्टी बदलना। ऑपरेशन के बाद हम लोग देखभाल देते क्या है? तो पट्टी बदलना, दवा देना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पोस्ट ऑप। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एब्सेस, फोड़ा को काट कर पस निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ड्रेसेस, इंसिजन और ड्रेनेज, सर्जरी और एक्सट्रैक्शन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जो भी एब्सेस को काट कर पस निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग इंसिजन और ड्रेनेज कहते हैं। फोड़े में जमी हुई पस को बाहर निकालने के लिए चीरा लगाते हैं जिससे कि वो बाहर निकलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इंसिजन चीरा लगाना और ड्रेनेज बाहर निकालना। ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मरीज के शरीर का तापमान कहाँ लिया जा सकता है? मुंह, कांख, गुदा और उपरोक्त सभी। तो हम लोग कहाँ कहाँ से जो है टेम्परेचर ले सकते हैं? तो टेम्परेचर हम लोग टेम्परेचर जो है वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? तो हम लोग उपरोक्त सभी जगहों से जो है टेम्परेचर ले सकते हैं। ओरल भी, एक्सिलरी भी और रेक्टल भी, तीनों स्थानों का यूज़ किया जा सकता है टेम्परेचर लेने के लिए। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोड़ा फूट जाने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? दवा लगाना, धोना और साफ करना, उसे ढक देना और छोड़ देना। तो अगर कोई भी मतलब फोड़ा फूट जाता है तो उससे हम लोग क्या करेंगे? तो उससे तुरंत हम लोग पस निकालेंगे और निकाल के फिर घाव को साफ करेंगे और करेंगे, ठीक, ताकि वो संक्रमण से बचे। तो हम लोग क्या करेंगे? तो धोना और साफ करना। ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन देने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? स्टेथोस्कोप, बीपी मशीन, ऑक्सीजन मास्क और थर्मामीटर। तो किसका यूज़ होता है? तो ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन मास्क का यूज़ होता है और इसके साथ साथ नोजल, कैन्यूला या फेस मास्क का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पट्टी बांधते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ढीली हो, बहुत टाइट हो, न ज़्यादा ढीली न टाइट, और पानी में डुबोकर बांधते हैं। तो पट्टी बांधते समय हमें किस बात की ध्यान रखना चाहिए? कि न ज़्यादा वो ढीली हो ना ही वो टाइट हो। अगर ढीली होगी तो वो तुरंत ही खुल जाएगी और अगर ज़्यादा टाइट होगी तो वो रक्त संचार को बाधित करेगी। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुखार के दौरान शरीर को कौन सी प्रक्रिया ठंडा करने के लिए होती है? कपकपी, पसीना आना, सर्दी लगना और उल्टी। तो बुखार जब उतरता है तो उस समय क्या होता है? तो शरीर से पसीना आता है जिससे क्या होता है? तो तापमान कम होता है। तो कौन सा प्रोसेस जो होता है ठंडा करने के लिए होता है? तो पसीना आना। ठीक है। पसीना आना जो है इसका ये राइट आंसर होगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक उपचार में सबसे पहले क्या किया जाता है? डॉक्टर को बुलाना, मरीज को अस्पताल ले जाना, स्थिति का मूल्यांकन करना और दवा देना। तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो सबसे पहले स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है ताकि पता चल सके कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है, स्थिति कितनी गंभीर है, ठीक हो सकता है कि नहीं। तो इस बात का आकलन लगाने के लिए पहले स्थिति का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि सर्जिकल औजारों की सफाई के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? पानी से धोना, डेटॉल डालना,
स्टेरिलाइजेशन, शराब से साफ करना। तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सभी सर्जिकल औजारों को स्टेरिलाइजेशन से क्या कहते हैं? तो हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन जो है सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि अस्पताल में उपयोग होने वाली सामान्य नर्सिंग रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? चेकलिस्ट, केस सीट, ट्रीटमेंट कार्ड और रजिस्टर। तो अस्पताल में जो उपयोग होने वाली सामान्य नर्सिंग जो भी मतलब रिपोर्ट होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग केस सीट कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? तो केस सीट। इसमें जो भी मरीज की इलाज और देखभाल का रिकॉर्ड होता है दर्ज किया जाता है, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि हड्डी टूटने पर कौन सी प्राथमिक देखभाल दी जाती है? मालिश करना, हिलाना, स्प्लिंट लगाना, गर्म पानी देना। तो अगर हड्डी टूटता है तो कोई प्राथमिक हम लोग देखभाल क्या देंगे? तो प्राथमिक देखभाल हम लोग स्प्लिंट लगा सकते हैं ताकि ज़्यादा वो हिले डिले नहीं और अधिक कहीं और अधिक कुछ हानि ना हो। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पोषण, आराम, संक्रमण की निगरानी, फिजियोथेरेपी। तो ऑपरेशन के बाद हम लोग सबसे ज़्यादा देखभाल क्या करते हैं? तो देखभाल यही रहता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संक्रमण की निगरानी, देखना ये कि संक्रमण ना हो यह सुनिश्चित करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि पट्टी बदलते समय दस्ताने क्यों पहने जाते हैं? घाव को ढकने के लिए, घाव को देखने के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए, आराम के लिए। तो सबसे मतलब ऊपर ही हम लोगों ने ये किया है कि पट्टी बदलते समय दस्ताने क्यों पहने जाते हैं? तो संक्रमण से बचाव के लिए जो है दस्ताने को पहना जाता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि जलने पर कौन सी क्रीम लगाई जाती है? बेटाडीन, बर्नॉल, सोफ्रामाइसिन और बोरोप्लस। तो जलने पर कौन सी क्रीम लगाने से राहत मिलेगी? तो बर्नॉल जो है जलने पर राहत देता है और संक्रमण से भी जो है ये बचाता है, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि शरीर में इंजेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? हड्डी, मांसपेशी, नस और त्वचा। तो अगर इंजेक्शन देना है शरीर का तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान कौन सा है? तो IM, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए मांसपेशी जो है सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। जैसे कि ग्लूटियल या डेल्टॉइड मसल्स में जो है हम लोग ये देते हैं, मसल्स के लिए मांसपेशी जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इलाज करना, आराम देना, जान बचाना, खाना खिलाना। तो फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला उद्देश्य फर्स्ट एड का यही है कि जान बचाना, व्यक्ति की किसी भी तरह से जान बचाया जाए, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि ऑपरेशन थिएटर में किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं? सूती, चमकीले, स्टेरिलाइज्ड गाउन और वर्दी। तो किस तरह का ऑपरेशन थिएटर में कपड़ा पहना जाता है? तो स्टेरिलाइज्ड गाउन, ठीक है। संक्रमण से बचाव के लिए ऑपरेशन थिएटर में स्टेरिलाइज्ड गाउन जो है पहना जाता है, ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि सर्जरी में उपयोग होने वाले कैंची को क्या कहते हैं? क्लैंप, ट्रे, सीजर, सुई। तो सर्जिकल कैंची को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सीजर कहते हैं, ठीक है। जिसका यूज़ कहाँ होता है? तो जिसका यूज़ कटिंग के लिए होता है। अब है हमारा ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है? हम लोगों ने ऊपर ही किया, कितना होता है सामान्य नॉर्मल ब्लड प्रेशर? तो 120/80 mmHg जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि पट्टी बांधने से पहले घाव को किससे साफ किया जाता है? गर्म पानी, स्पिरिट, नारियल तेल और साबुन। तो किससे हम लोग साफ करते हैं? तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग घाव को है स्पिरिट या फिर एंटीसेप्टिक से यूज़ करके हम लोग जो है उसको साफ करते हैं ताकि जो है इन्फेक्शन ना फैले। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तेज़ी से दौड़ना, सावधानी पूर्वक चलना, उसे अकेला छोड़ देना और सिर नीचे रखना। तो अगर किसी भी हम लोग मरीज को स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं, आराम और सुरक्षा के साथ ले जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि चोट या डर ना लगे। तो कैसे हम लोग चलेंगे? तो हम लोग जो है सावधानी पूर्वक चलेंगे, ठीक है, सावधानी पूर्वक चलेंगे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि घाव से लगातार खून बहने की स्थिति को क्या कहते हैं? ब्लीडिंग, हेमरेज, शॉक,
और इन्फेक्शन। अगर हैवी ब्लीडिंग है तो हैवी ब्लीडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हेमरेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसे हेमरेज कहते हैं अगर अधिक ब्लीडिंग है तो। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि गंभीर रक्तस्राव में सबसे पहले क्या करना चाहिए? पानी पिलाना, अस्पताल ले जाना, रक्तस्राव को रोकना, चोट को ढकना। अगर गंभीर रक्तस्राव हो रहा है तो हम लोग हमारा सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए, तो रक्तस्राव को रोकना। सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि कैसे भी वो खून जो बह रहा है वो रुके। ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नसों में दवा देने की विधि को क्या कहते हैं? IM, IV, SC, ID। तो नसों में दवा देने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो IV का फुल फॉर्म इंट्रावेनस। ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि IM इंजेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान क्या है, क्या होता है? कंधा, पेट, अंगूठा और माथा। तो IM इंजेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सा है, तो कंधा। कंधा का क्या, तो डेल्टॉइड मसल जो है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल स्थान है, डेल्टॉइड मसल। ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करते समय सबसे पहले क्या किया जाता है? इलाज शुरू करना, रजिस्ट्रेशन करना, दवा देना, ऑपरेशन करना। तो अगर किसी भी पेशेंट को अगर हम लोग सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं तो सबसे पहला क्या होता है, तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसका नाम, पता जो भी है पहले उसका यही होता है। सबसे पहले चीज़ जो होगा वो रजिस्ट्रेशन ही होता है। ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि बुखार के मरीज की कौन सी देखभाल सबसे ज़रूरी होती है? उसे सोने देना, तापमान की निगरानी, चलने देना और इंजेक्शन देना। तो अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार है तो उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, तो उसके टेम्परेचर की निगरानी करेंगे कि वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, ज़्यादा घट नहीं रहा है, मतलब कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं, इस बात की हम लोग निरंतर जो है जांच करते रहेंगे। ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मरीज के शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन, एनाफिलेक्सिस, गैस्ट्रिक और न्यूरोसिस। तो जब शरीर से अत्यधिक पानी जो है बाहर निकलता है और अंदर नहीं पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डिहाइड्रेशन। पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि फोड़े या घाव में मवाद को सुखाने के लिए कौन सी ड्रेसिंग उपयोगी है? सूती पट्टी, वेट ड्रेसिंग, ड्राई ड्रेसिंग, नॉर्मल सलाइन। तो कैसी ड्रेसिंग जो है ज़्यादा यूजफुल है, तो वेट ड्रेसिंग। वेट ड्रेसिंग क्या करेगा, तो मवाद खींचने और सुखाने में हेल्पफुल होगा। ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुंह द्वारा दी जाने वाली दवा को क्या कहते हैं? इंट्राडर्मल, ओरल, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनियस। तो ये तो नाम से ही जाहिर है कि कौन सी दवा कहते हैं, तो ओरल। ओरल दवा कैसी होती है, तो वो होती है जो कि मुंह से दी जाती है। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पट्टी बांधने की क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्रेसिंग, इंजेक्शन, कटिंग और स्टिचिंग। तो जो पट्टी बांधने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है। ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, तो घाव पर पट्टी लगाना। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि संक्रमण रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुले घाव को खुला रखना, हाथ साफ करना, खाना न खाना, नींद पूरी करना। अगर किसी भी घाव का जो है इन्फेक्शन रोकना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है हाथ साफ रखेंगे। ये क्या होता है, तो ये सबसे ज़्यादा आसान और प्रभावी तरीका है। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि मरीज को होश नहीं है तो सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? ब्लड प्रेशर, श्वास चालू है या नहीं, तापमान, चोट कहाँ लगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अगर किसी को होश नहीं है तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं, श्वास चालू है या नहीं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर मरीज बेहोश है तब। ठीक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मरीज में शल्य चिकित्सा से बने घाव को क्या कहते हैं? आकस्मिक घाव, संक्रमित घाव, ऑपरेशनल घाव और सर्जिकल घाव। तो जो भी मतलब शरीर में शल्य चिकित्सा, जो भी ऑपरेशन से बना घाव है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्जिकल घाव। उस घाव को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्जिकल घाव वो कहलाता है जो कि ऑपरेशन से बन जाता है। ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोड़े में सबसे पहली कौन सी प्रक्रिया होती है? मवाद बनना, खून बहना, सूजन और बुखार।
तो अगर कि फोड़ा है तो उसमें सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होगी, तो सबसे पहले वो होगा कि वो सूज जाएगा। सबसे पहले क्या हैगा, तो वो फोड़े की शुरुआत ही सूजन से होती है, बाद में क्या होगा, तो बाद में फिर वो मवाद भरने लगेगा जो सूजन होगा उसमें। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि इमरजेंसी में मरीज को सबसे पहले कहाँ ले जाते हैं, ओपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी रूम, जनरल वार्ड। तो अगर कोई भी मरीज जो है इमरजेंसी पोजीशन में है तो उसको हम लोग सीधे कहाँ लेके जाएंगे, तो सीधे हम लोग उसे इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांझ औजारों को कहाँ रखा जाता है, खुले ट्रे में, पॉलीथीन में, स्टेराइल ट्रे में और कपड़े में। जो बांझ औजारे हैं वो स्टेराइल कहाँ रखे जाते हैं, तो वो स्टेरलाइज्ड ट्रे या फिर कवर में रखा जाता है। ठीक है, कहाँ पर, तो स्टेरलाइज्ड ट्रे या कवर में। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मवाद से भरे फोड़ों को कैसे खोला जाता है, हाथ से दबाकर, इंजेक्शन से, सर्जिकल चीरे से, दवा से। तो ये हम लोगों ने ऊपर ही किया था, कैसे फोड़ते हैं, तो सर्जिकल चीरे से। ठीक है, इंसिजन एंड ड्रेनेज होता है। ठीक है, सर्जिकल चीरे से पहले फोड़े को खोलेंगे, फिर खोलने के बाद इंसिजन एंड ड्रेनेज करते हैं। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रक्त परीक्षण के लिए किसका यूज़ किया जाता है, बीपी मशीन, सिरिंज और सुई, स्टेथोस्कोप और ऑक्सीजन मास्क। तो जो ब्लड टेस्ट है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, तो सिरिंज और सुई का। ठीक है, सिरिंज से हम लोग क्या करते हैं, तो उससे जो है सिरिंज रक्त निकालने के लिए सिरिंज और सुई का हम लोग यूज़ करते हैं, तो कि ब्लड टेस्ट के लिए फिर भेज देते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है, 30 से 40, 60 से 100, 120 से 150 और 50 से 60। तो जो भी वयस्क व्यक्ति होता है, एडल्ट होता है, तो उसकी कितनी होती है, तो उसकी प्रति मिनट 60 से 100 जो है नाड़ी दर होती है प्रति मिनट। ठीक है, अब है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि जले हुए मरीज को सबसे पहले क्या देना चाहिए, तेल लगाना, बर्फ लगाना, ठंडे पानी से धोना और गर्म कपड़े देना। तो अगर जल गया है वह व्यक्ति, तो जलने के बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, तो ठंडे पानी से धोएंगे, तो उससे क्या होगा, तो उससे जलन कम हो जाएगा और त्वचा को राहत मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए।